300 क्वेश्चंस वाला सेट नंबर 2 है। अब करेंगे इसको। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि पीडीएफ में कोई चीज़ हमको पीडीएफ बदलनी है तो किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? सेव एज। सेव एज दबाने से हम पीडीएफ में बदल सकते हैं किसी भी उसको, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ़ फार्मूले का उपयोग, इफ़ मतलब होता है शर्त वगैरह, ठीक है। तो इफ़ फार्मूले का उपयोग कहाँ पे करते हैं? किसी शर्त के आधार पर मान लौटाने के लिए इसमें शर्त बढ़ाता है। देखो, टेक्स्ट मर्ज करने के लिए कनकनेटे या एंड का उपयोग करते हैं। भाई कनेक्ट मतलब, कनेक्ट करना मतलब मर्ज करना एक तरह से। तो टेक्स्ट मर्ज करने के लिए कनकनेटे और एंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनकनेटिव फार्मूले का उपयोग और बताया था कि नहीं बताया था? कई सेल के टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, सेल को टेक्स्ट को मर्ज करने के लिए होता है। भाई टेक्स्ट को जोड़ना हो ना तो कनकनेटिव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो एक वर्ड और है। कनकनेटिव तो है ही, साथ में टेक्स्ट जॉइन भी है। टेक्स्ट जो 3 वर्ड होते हैं टेक्स्ट को मर्ज करने के, एक तो कनकनेटिव, एक टेक्स्ट जॉइन और एक एंड, ठीक है। इस ऊपर वाला क्या था? बोल्ड स्वरूप नहीं है, देखो। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंडेक्स और मैच फार्मूले का संयोजन किस लिए प्रयोग होता है? भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंडेक्स और मैच फार्मूले जो है दोनों, इनके कॉम्बिनेशन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? किसी तालिका में प्रविष्टि मान मतलब एंट्री किए गए मान को खोजने और लौटाने के लिए। आई बात समझ? एक्सेल में इंडेक्स और मैच फार्मूले का कॉम्बिनेशन में प्रयोग करते हैं। इंडेक्स और मैच फार्मूले का प्रयोग कॉम्बिनेशन में करते हैं। क्यों करते हैं? किसी तालिका में, किसी टेबल में विशिष्ट मान को खोजना हो और लौटाना हो। ये बात समझ? मतलब एक टेबल में आपको कोई विशिष्ट मान खोजना है, बहुत ही विशिष्ट मान, उसके लिए मैच और इंडेक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट फार्मूले का उपयोग किसके लिए करते हैं? टेक्स्ट फार्मूले का प्रयोग कब करते हैं भाई? तो संख्याओं या तारीखों को टेक्स्ट के रूप में बदलने के लिए। भाई टेक्स्ट माने क्या होता है? टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट फार्मूले का प्रयोग जब करते हैं जब हमको कोई भी वैल्यू संख्या में दे रखी हो, उसको टेक्स्ट में बदलना हो, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में राउंड फार्मूले का उपयोग, राउंड मान होता है दशमलव के स्थान तक, ठीक है। तो किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक या निर्दिष्ट दशमलव तक गोल करना, ठीक है। ग्राफ चार्ट टूल, ग्राफ किससे बनता है? ग्राफ बनता है चार्ट टूल से। सुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा सेट की मुख्य विशेषता क्या होती है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा सेट की मुख्य विशेषता याद रखना, इसमें इनपुट और आउटपुट लेवल दोनों होते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है ना कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा सेट की क्या विशेषता होती है, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा सेट में क्या होता है? इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एल्गोरिदम सुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण है? तो मेरे भाई लीनियर रिग्रेशन। वैसे भी रिग्रेशन वर्ड जो आता है ना वो सुपरवाइज में ही आता है। तो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम जो है सुपरवाइज लर्निंग का उदाहरण है। देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, लीनियर रिग्रेशन एक सुपरवाइज लर्निंग है जो निरंतर आउटपुट की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है ना कि जो निरंतर कंटिन्यूसली लगातार भविष्यवाणी करता है वो लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है। और यह इनपुट फीचर और आउटपुट लेवल के बीच संबंध स्थापित करता है। इनपुट और आउटपुट लेवल के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? लीनियर रिग्रेशन। अब यहाँ पे देखो, के मीन्स क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग तो अनसुपरवाइज्ड होता है ना, ठीक है। और पीसीए ये भी अनसुपरवाइज्ड है। पीसीए का प्रयोग हमेशा आयाम को घटाने के लिए करते हैं, ठीक है। और अप्रियोरी एल्गोरिथम ये डेटा माइनिंग है। आई बात समझ? तीनों को डर लो। क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड हो गया, ठीक है। और पीसीए आयाम घटाता ये भी अनसुपरवाइज्ड है। और अप्रियोरी डेटा माइनिंग है। और याद रखना ये अप्रियोरी है ना डेटा माइनिंग, ये एसोसिएशन नियमों के लिए होता है। नेक्स्ट, सुपरवाइज्ड लर्निंग में लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग किस प्रकार की समस्याओं के लिए करते हैं?
सुपरवाइज्ड लर्निंग में लॉजिस्टिक रिग्रेशन का प्रयोग किस प्रकार की समस्या के लिए करते हैं? तो क्लासिफिकेशन समस्या के लिए। भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्ड आ गया, सुपरवाइज्ड होगा, कन्फर्म है ना। तो लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन का प्रयोग सुपरवाइज्ड लर्निंग में कहाँ पे करते हैं? क्लासिफिकेशन की समस्याओं को दूर करने के लिए। अभी पढ़े थे निरंतर मान देता है, वो क्या था? लीनियर रिग्रेशन था, ठीक है। क्लस्टरिंग के मीन्स हो जाएगा। और बताया था ना अभी मैंने, आयाम को घटाता है, वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, पीसीए, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में ओवरफिटिंग का क्या अर्थ होता है? ओवरफिटिंग, तो इसका मतलब है मॉडल प्रशिक्षण डेटा पर तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन टेस्ट डेटा पर खराब करता है। जो नया डेटा होता है ना, उस पर तो खराब प्रदर्शन करता है। जो पुराना होता है, मतलब जिस पर प्रशिक्षण हो चुका होता है, उस पर बहुत अच्छे से प्रदर्शन करता है। ओवरफिटिंग। इनमें से कौन सा सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम ट्री आधारित मॉडल है? तो डिसीजन ट्री हो जाएगा। ट्री आधारित मॉडल कौन सा है? डिसीजन ट्री। अब देखो एसबीएम क्या है? एसबीएम हाइपरप्लेन क्या होता है? ये क्लासिफिकेशन आधारित है। एसबीएम क्या है? हाइपरप्लेन आधारित क्लासिफिकेशन। एसबीएम क्या है भाई? हाइपरप्लेन आधारित क्लासिफिकेशन। और केएनएन निकटतम पड़ोसियों के आधार पर क्लासिफिकेशन, ठीक है, नियरेस्ट। और नेवी बाइस संभावना आधारित क्लासिफिकेशन। नेवी में जाते हैं तो संभावना होती जाने की, ठीक है। नेवी में कोई बच्चा जाता है तो उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नेवी संभावना आधारित क्लासिफिकेशन। और केएनएन एन मतलब क्या होता है? नियरेस्ट, नज़दीक, तो निकटतम पड़ोसियों के आधार पर क्लासिफिकेशन। और एसबीएम क्या है? हाइपरप्लेन आधारित क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की विशेषताएं। इसमें केवल इनपुट डेटा होता है, कोई आउटपुट लेवल नहीं होता, याद रखना। अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है भाई? सिर्फ इनपुट होता है, आउटपुट नहीं होता। लेकिन सुपरवाइज्ड में दोनों होते हैं, इनपुट और आउटपुट। आई बात समझ? यहाँ देखो एक बार, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन लर्निंग मॉडल को केवल इनपुट डेटा प्रदान किया जाता है, बिना किसी संबंधित आउटपुट लेवल के। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन लर्निंग मॉडल को सिर्फ क्या दिया जाता है? इनपुट डेटा, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। रिग्रेशन तो जानती हो आप भाई, रिग्रेशन तो सुपरवाइज्ड लर्निंग से संबंधित है ना, और मशीन लर्निंग स्वचालित होती है। इनमें से कौन सा एल्गोरिथम अनसुपरवाइज्ड है? तो के मीन्स क्लस्टरिंग तो अनसुपरवाइज्ड होता ही है। और लीनियर रिग्रेशन सुपरवाइज्ड है। डिसीजन ट्री ये सुपरवाइज्ड होता है, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों प्रयोग किया जाता है। डिसीजन ट्री सुपरवाइज्ड है और क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों में प्रयोग किया जाता है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये भी सुपरवाइज। जब भी रिग्रेशन बढ़ा जाएगा ना, वो सुपरवाइज में आएगा। अब देखो, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मतलब पीसीए का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मतलब पीसीए का प्रयोग किसके लिए करते हैं? डेटा के आयाम को कम करने के लिए। बताया था ना, पीसीए क्या करता है? आयाम को कम करता है। क्लस्टरिंग के मीन्स या डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग होता है, ठीक है। तो क्लस्टरिंग कौन से हो जाएगा? के मीन्स और डेंसिटी बेस्ड, ठीक है। निरंतर मान और क्लासिफिकेशन दोनों ही सुपरवाइज्ड लर्निंग होते हैं, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन दोनों याद रखना। लीनियर रिग्रेशन जिसमें निरंतर मान आते रहते हैं, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्लासिफिकेशन होता है। दोनों के दोनों सुपरवाइज्ड लर्निंग होते हैं। इनमें से कौन सा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम घनत्व आधारित है? तो बताया था ना, डेंसिटी बेस्ड DBSCAN, ठीक है, घनत्व आधारित। तो यह एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है जो डेटा के उच्च घनत्व वाले क्षेत्र को क्लस्टर के रूप में पहचानता है और आउटलायर को अलग करता है। भाई डेंसिटी वाले के बारे में बात कर रहा है। यह अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है जो डेटा में उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों को क्लस्टर के रूप में पहचानता है और शोर को अलग करता है। के मीन्स ये केंद्र आधारित क्लस्टरिंग होता है। और एसवीएम ये क्लासिफिकेशन आधारित सुपरवाइज्ड है, ठीक है। एसवीएम क्या है? क्लासिफिकेशन आधारित सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है। और रैंडम फॉरेस्ट ये सुपरवाइज्ड है बट क्लासिफिकेशन दोनों उसमें आते हैं। रैंडम फॉरेस्ट में, जंगल में क्लासिफिकेशन भी होता है, रिग्रेशन भी होता है, और दोनों ही सुपरवाइज्ड लर्निंग के हिस्से हैं। और एसबीएम क्या है? ये क्लासिफिकेशन है सुपरवाइज्ड। और के मीन्स केंद्र आधारित क्लस्टरिंग।
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हायरार्किकल क्लस्टरिंग का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो डेटा को पदानुक्रमिक समूह मतलब हायरार्किकल क्लस्टर में व्यवस्थित करने के लिए। क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है, बोले ना क्लासिफिकेशन किस में आता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में। और रिग्रेशन ये भी सुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है भविष्यवाणी। इनमें से कौन सा उपकरण IoT उपकरण का उदाहरण है? तो स्मार्ट थर्मोस्टेट IoT उपकरण होता है। तो वे उपकरण जो सेंसर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट से जुड़े होते हैं उसे IoT उपकरण कहते हैं। भाई IoT उपकरण वही तो होते हैं जो सेंसर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, IoT उपकरणों में सेंसर का क्या कार्य है? सेंसर जो है पर्यावरण से डेटा एकत्र करता है और उसे विद्युत सिग्नल में बदल देता है। पर्यावरण से डेटा लेता है और विद्युत सिग्नल में बदल देता है सेंसर का। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल IoT उपकरणों में हल्के और कम पावर खपत के लिए उपयोग होता है? हल्का होता है और कम पावर लेता है, तो MQTT हो जाएगा। भाई MQTT क्या है? एक IoT उपकरण है जो कम पावर लेता है और हल्का होता है। MQTT फुल फॉर्म में मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब HTTP क्या होता है भाई? भारी होता है, अधिक पावर लेता है। और TCP/IP इसका प्रयोग सामान्य नेटवर्किंग के लिए करते हैं और IoT के लिए कम अनुकूल होता है, याद रखना। TCP/IP के बारे में याद रखेंगे, सामान्य नेटवर्किंग के लिए प्रयोग होता है और IoT के लिए कम अनुकूल होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा IoT उपकरण का अनुप्रयोग क्षेत्र नहीं है? कौन सा IoT उपकरण का अनुप्रयोग क्षेत्र नहीं है? तो ऑफलाइन डेटा प्रोसेसिंग। जो ऑफलाइन डेटा प्रोसेसिंग होता है ना, वो IoT उपकरण का अनुप्रयोग नहीं है, क्योंकि IoT को तो नेट चाहिए ना। IoT उपकरण में डेटा लिंक लेयर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो डेटा लिंक लेयर का प्रयोग करते हैं वायरलेस कनेक्शन करने के लिए। डेटा लिंक लेयर का प्रयोग वायरलेस कनेक्शन स्थापित करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे देखो वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, जिगबी हो गया, इसके माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है। भाई वायरलेस होता है ना ये, वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, ठीक है। यह लेयर डेटा पैकेट को विश्वसनीय रूप से एक डिवाइस से दूसरे तक स्थानांतरित करती है, ठीक है। किस बारे में बात कर रहा है ये? डेटा लिंक लेयर के बारे में। डेटा लिंक लेयर के बारे में बात कर रहा है। डेटा लिंक लेयर जो है वाईफाई, ब्लूटूथ और जिगबी के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन करती है और यह लेयर डेटा पैकेट को विश्वसनीय रूप से एक डिवाइस से दूसरे में स्थानांतरित करती है। क्लाउड स्टोरेज, एप्लीकेशन लेयर या क्लाउड सर्वर का कार्य। क्लाउड स्टोरेज जो है कौन सा कार्य करती है? एप्लीकेशन लेयर का और क्लाउड सर्वर का कार्य करती है। इनक्रिप्शन किसे बोलते हैं जानते हो? सिक्योरिटी के लिए होता है, सुरक्षा के लिए इनक्रिप्शन। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं इसमें कौन से? SSL और TLS। इनमें से कौन सा IoT उपकरण सुरक्षा के लिए होता है? तो TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। IoT उपकरण में जिगबी का उपयोग किसके लिए करते हैं? ये पढ़े थे ना, कम दूरी और कम पावर खपत वाले वायरलेस नेटवर्क होता है। नेक्स्ट, कम दूरी मतलब 10 से लेकर 100 मीटर तक काम करता है। अब देखो हाई स्पीड के लिए कौन से वायरलेस होते हैं? वाईफाई और 5G। डेटा विश्लेषण क्लाउड या एज कंप्यूटिंग द्वारा। देखो ये कह रहा है डेटा विश्लेषण जो है क्लाउड या एज कंप्यूटिंग से होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा IoT उपकरणों के लिए सामान्य सुरक्षा खतरा है? तो खतरा तो DDoS है। IoT उपकरणों में एक्ट्यूएटर्स का क्या कार्य होता है? डेटा के आधार पर भौतिक कार्यवाही करना। एक्ट्यूएटर्स का कार्य होता है डेटा के आधार पर भौतिक कार्रवाई करना। और डेटा एकत्र करने का काम किसका है? सेंसर का। डेटा को एकत्र करता सेंसर, डेटा को भेजना ये कनेक्टिविटी मॉड्यूल का कार्य है, मॉड्यूल का कार्य है, डेटा भेजना कनेक्टिविटी मॉड्यूल। मेमोरी का मैनेजमेंट करना माइक्रो कंट्रोलर द्वारा होता है। फिर डेटा एकत्र करना सेंसर का काम है, डेटा को भेजना कनेक्टिविटी मॉड्यूल का कार्य है और मेमोरी मैनेजमेंट माइक्रो कंट्रोलर का कार्य होता है। अपाचे हडूप का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर डेटा को वितरित रूप से स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए होता है। बड़े पैमाने पर डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, स्टोर करना हो, प्रोसेस करना हो, वहाँ पे अपाचे हडूप का प्रयोग करते हैं। बिग डेटा के लिए होता है ना अपाचे हडूप।
अपाचे हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसे बड़े पैमाने पर बिग डेटा को वितरित रूप से स्टोर करने के लिए होता है। आई बात समझ? अपाचे हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो बड़े पैमाने पर बिग डेटा को वितरित रूप से स्टोर करता है, स्टोर करने के और प्रोसेस करने के लिए होता है। ठीक है, यह दो मुख्य घटकों से पैदा होता है, एक तो HDFS, एक मैप रिड्यूस। HDFS पेपर में क्या है? हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो यह दो मुख्य घटकों से बना होता है, HDFS और मैप रिड्यूस। देखो, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए अपाचे स्पार्क उपयुक्त होता है। पूछे कि रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अपाचे स्पार्क। और संपीड़न हडूप का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। संपीड़न जो होता है ना, हडूप का कार्य नहीं है। ग्राफिकल प्रदर्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन BI टूल्स का कार्य है। BI टूल्स मतलब टेबल वगैरह। नेक्स्ट है, हडूप में HDFS का पूरा नाम क्या है, क्या कार्य करता है? तो HDFS का पूरा नाम हो जाएगा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। और कार्य क्या है? डेटा को कई नोड्स पर वितरित रूप से स्टोर करना है। भाई HDFS का पूरा नाम समझ में आ गया और कार्य क्या समझ में आ गया? HDFS का फुल फॉर्म होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और कार्य क्या है? डेटा को कई नोड्स पर वितरित रूप से स्टोर करना। HDFS स्थानीय स्टोरेज पर निर्भर नहीं करता। HDFS SQL डेटाबेस नहीं है बल्कि फाइल सिस्टम है। HDFS क्या है? SQL डेटाबेस नहीं है, ये फाइल सिस्टम है। HDFS क्या है? फाइल सिस्टम। और रियल टाइम प्रोसेसिंग HDFS का कार्य नहीं है। रियल टाइम प्रोसेसिंग किसका कार्य नहीं है? HDFS का। हडूप में मैप रिड्यूस का क्या कार्य होता है? मैप रिड्यूस का बड़े डेटा सेट को समांतर रूप से प्रोसेस करने के लिए। भाई मैप रिड्यूस का कार्य होता है कि बड़े डेटा को पैरेलल रूप से प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। हडूप में नेम नोड की क्या भूमिका है? नेम नोड की, तो HDFS में फाइल सिस्टम, मेटा डेटा और डायरेक्टरी संरचना का प्रबंधन करना। नेम नोड का क्या कार्य होता है? नेम नोड का कार्य होता है HDFS में फाइल सिस्टम, मेटा डेटा और डायरेक्टरी संरचना का प्रबंधन करना। इनमें से कौन सा हडूप पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का हिस्सा है? तो वो है हाइव। देखो HBase ये क्या होता है? NoSQL डेटाबेस होता है, रियल टाइम डेटा एक्सेस के लिए प्रयोग होता है। HBase का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? इसका प्रयोग रियल टाइम डेटा एक्सेस के लिए करते हैं और NoSQL डेटाबेस ही होता है। और पिग क्या है? डेटा प्रोसेसिंग के लिए स्क्रिप्टिंग प्लेटफॉर्म। डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रिप्टिंग प्लेटफॉर्म होता है पिग। नेक्स्ट, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने के लिए मशीनों का सक्षम करना। जैसे गूगल ट्रांसलेट हो गया और सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, ये सब प्राकृतिक भाषा के स्रोत हैं। इनमें से कौन सा एक AI लैंग्वेज मॉडल है? तो बर्ट एक AI लैंग्वेज मॉडल है। बर्ट की फुल फॉर्म क्या है? बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जिसको बर्ट को बनाया किसने था? गूगल ने। भाई AI लैंग्वेज मॉडल कौन सा है? बर्ट है, AI लैंग्वेज मॉडल। और बर्ट की फुल फॉर्म क्या है? बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफॉर्मर, ये गूगल ने बनाया था। टेंसर फ्लो क्या है? मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क मॉडल नहीं है। टेंसर फ्लो मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क मॉडल नहीं है। ठीक है। OpenCV क्या है? कंप्यूटर विजन के लिए एक लाइब्रेरी है। OpenCV कंप्यूटर विजन के लिए लाइब्रेरी। और अपाचे हडूप बिग डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। AI लैंग्वेज मॉडल में टोकनाइजेशन का क्या करना है? टोकनाइजेशन का तो टेक्स्ट को छोटे छोटे टोकन में तोड़ना। नेक्स्ट, संख्यात्मक रूपांतरण मतलब एम्बेडिंग टोकनाइजेशन के बाद होता है। संख्यात्मक रूपांतरण जो है ये टोकनाइजेशन के बाद होता है। AI लैंग्वेज मॉडल में ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का उपयोग किसके लिए करते हैं? AI लैंग्वेज मॉडल में ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है? टेक्स्ट के संदर्भ को समझने, उत्पन्न करने के लिए। ट्रांसफॉर्मर का काम टेक्स्ट में करते हैं। ठीक है, समझने के लिए। देखो, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर NLP में एक क्रांतिकारी मॉडल है
जो टेक्स्ट के संदर्भ को समझने उत्पन्न करने के लिए होता है। यह अटेंशन तंत्र पर आधारित है। और देखो बर्ट, जीपीटी और T5 ये मॉडल है ना, ये ट्रांसफॉर्मर पर आधारित है। कौन से? बर्ट, जीपीटी और T5। और वितरित स्टोरेज हडूप जैसे फ्रेमवर्क कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज क्रिया कहाँ पे होती है? हडूप में होती है। और इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन से संबंधित है। इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन से। इनमें से कौन सा AI लैंग्वेज मॉडल का अनुप्रयोग नहीं है? तो चेहरा पहचान, ये AI लैंग्वेज का प्रयोग नहीं है। ईमेल सेवाओं में IMAP का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? IMAP तो ईमेल को सर्वर पर सिंक्रोनाइज करने के लिए और कई डिवाइस पर एक्सेस करने के लिए। तो सिंक्रोनाइज करना हो ना ईमेल को, तो IMAP का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, IMAP का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। याद रखना, ऑफलाइन स्टोरेज POP3 से संबंधित हो सकता है। और इनक्रिप्शन जानती हो सुरक्षा के लिए होता है TLS SSL। इनमें से कौन सी ईमेल सेवा गोपनीयता और एंड टू एंड इनक्रिप्शन पर विशेष ध्यान देती है? तो प्राइवेसी पर और एंड टू एंड इनक्रिप्शन ध्यान देती है, वो है प्रोटोन मेल। जीमेल क्या है भाई? इसमें ये सामान्य उपयोग के लिए होता है, लेकिन इसमें सुरक्षा ऑप्शनल होता है। और याहू मेल ये भी सामान्य सुविधाओं के लिए होता है और जो गोपनीयता पर कम ध्यान देता है। और AOL मेल ये पुरानी सेवा है और गोपनीयता पर कम फोकस करता है। तीनों ही गोपनीयता पर कम फोकस करते हैं। प्राप्त करने के लिए ईमेल प्राप्त करने के लिए क्या होता है? IMAP और POP3। और फिल्टरिंग ईमेल क्लाइंट की सुविधा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी सुविधा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल सेवा की विशेषता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल सेवा की विशेषता क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और टीम्स के साथ एकीकरण। गूगल ड्राइव का एकीकरण किसके साथ है? जीमेल के साथ। गूगल ड्राइव का संबंध है जीमेल के साथ। और प्रोटोन मेल में डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्शन होता है। प्रोटोन मेल में क्या होता है? डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्शन। याहू ग्रुप अब बंद हो चुका है। देखो सिंक्रोनाइजेशन IMAP का कार्य है। सिंक्रोनाइजेशन IMAP का कार्य है। इनमें से कौन सी ईमेल सेवा मुफ्त क्लाउड स्टोरेज और कैलेंडर एकीकरण प्रदान करती है? तो जीमेल। इसमें मुफ्त में तो क्लाउड स्टोरेज मिलता है और कैलेंडर भी मिलता है, तो जीमेल। भाई साहब पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो गई। जीमेल गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली ईमेल सेवा। भाई जीमेल को तो गूगल प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। और या इस पर ना 15 GB तक मुफ्त में क्लाउड स्टोरेज है, जो गूगल ड्राइव जो होता है। जीमेल पर 15 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। और गूगल कैलेंडर के साथ एकीकरण प्रदान करती है। जीमेल गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली ईमेल सेवा है जो 15 GB तक मुफ्त में डाटा स्टोरेज करती है क्लाउड ड्राइव में, गूगल ड्राइव के द्वारा। और गूगल कैलेंडर के साथ एकीकरण हुआ है। जोहो मेल क्या है भाई साहब? ये व्यवसाय केंद्रित है, सीमित मुफ्त सुविधाएं देता है और व्यवसाय केंद्रित है। और AOL मेल ये बुनियादी सुविधाएं देता है और क्लाउड स्टोरेज सीमित होता है इसमें, ठीक है। और GMX मेल स्टोरेज प्रदान करता है, लेकिन कैलेंडर एकीकरण कम व्यापक है, ठीक है। ईमेल सेवाओं में स्पैम फिल्टर का कार्य अवांछित और संदिग्ध ईमेल को अलग करना, ये फिल्टर कर देता है वो। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं में डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित करने के लिए? तो सुरक्षित तो भाई TLS से होता है, ट्रांसपोर्ट लेटर सिक्योरिटी। अच्छा, DHCP क्या है? नेटवर्क में IP पता प्रदान करने के लिए। नेटवर्क में IP एड्रेस प्रदान करता है DHCP। इनमें से कौन सी ईमेल सेवा व्यवसाय केंद्रित है? तो बताओ, अभी पढ़े थे ना व्यवसाय केंद्रित कौन सी थी? जोहो मेल व्यवसाय केंद्रित। और याहू मेल सामान्य उपयोग के लिए होती है, व्यवसाय केंद्रित नहीं होती। प्रोटोन मेल गोपनीयता केंद्रित, याद रखना। प्राइवेसी केंद्रित कौन सी होती है? प्रोटोन मेल, इसमें व्यवसाय सुविधाएं सीमित होती हैं। मेल मर्ज प्रक्रिया में डेटा स्रोत के रूप में आमतौर पर क्या प्रयोग किया जाता है? मेल मर्ज प्रक्रिया में डेटा स्रोत के रूप में, मतलब मेल मर्ज प्रक्रिया में डेटा का स्रोत क्या होता है? स्रोत तो एक्सेल स्प्रेडशीट और आउटलुक, ठीक है। पावर पॉइंट क्या काम करता है?
प्रेजेंटेशन तैयार करता है। ठीक है, ये डेटा शोध नहीं होता। पावर पॉइंट सिर्फ प्रेजेंटेशन तैयार करता है। मेल मर्ज में मर्ज फील्ड का क्या कार्य है? मर्ज फील्ड का तो डेटा स्रोत से विशिष्ट डेटा को प्लेस होल्डर के रूप में सम्मिलित करना। मर्ज फील्ड क्या करता है? डेटा को प्लेस होल्डर के रूप में सम्मिलित करता है। मेल मर्ज शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टैब का प्रयोग करते हैं? मेल मर्ज शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेलिंग्स का प्रयोग करते हैं, मेलिंग्स। ठीक है, और रिव्यू टैब में क्या होता है भाई? आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो, और टिप्पणियों को लिए टिप्पणियों वर्तनी जांच और टिप्पणियों के लिए होता है रिव्यू। और इंसर्ट किसके लिए होता है? चित्र या टेबल जोड़ने के लिए। होम क्या है? टेक्स्ट निरूपण के लिए। मेल मर्ज में फिनिश और मर्ज विकल्प का उपयोग किसके लिए करते हैं? अंतिम मर्ज किए गए दस्तावेज को तैयार करने और आउटपुट लेने के लिए। फिनिश और मर्ज विकल्प का ऑप्शन क्या होता है? अंतिम मर्ज किए गए दस्तावेज को तैयार करना हो और आउटपुट लेना हो तब होता है मर्ज फील्ड। मर्ज फील्ड इंसर्ट मर्ज फील्ड से जोड़े जाते हैं। मर्ज फील्ड किससे जोड़ते हैं? इंसर्ट मर्ज फील्ड से। और डेटा स्रोत एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में संपादित होते हैं।